तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो है एक ग्रुप डी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका जो है हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। इनको लमसम 2 से 2.5 साल हो गया है पोस्ट पर काम करते हुए। तो आपको हम इनकी जॉब के प्रोफाइल के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन सी जॉब अच्छी होती है, इसमें कौन सी पोस्ट में कैसे क्या काम होता है, ड्यूटी वगैरह कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है, सब एकदम प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका भाई हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। तो आप अपना पहले एक परिचय एक बार दे दीजिए कि जो बच्चे नए हैं जो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप किस पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं, तो आप बताइए बच्चों को। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि मैं एक ग्रुप डी एम्प्लॉय हूँ और अभी मैं अहमदाबाद डिवीजन जो कि वेस्टर्न रेलवे का डिवीजन वहाँ पर पोस्टेड हूँ एज अ पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन एक पद है ग्रुप डी का, लेवल 1 की जॉब है। और रही बात तैयारी की तो वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। तो आप जो है आपका सिलेक्शन जो है ये कौन सी भर्ती के थ्रू हुआ था और किस ईयर आपकी ज्वाइनिंग हुई और एग्जाम किस ईयर? देखिए तैयारी जो है सर, ये 2018 में एक वैकेंसी लगी थी। तो उसमें हम प्रयागराज डिवीजन से फॉर्म भरे थे। तो उसमें क्या हुआ था कि 3 नंबर से रह गए थे। फिर जो 19 वाली भर्ती आई, तो उस 19 वाली भर्ती में हम जो है लगे तो 20 में कोरोना आ गया। कोविड आ गया था उस समय। 21 में पेपर नहीं हुआ, फिर 22 के अक्टूबर में पेपर हुआ। और दिसंबर आते आते इन्होंने फरवरी में 8 मार्च को दौड़ करा ली। अच्छा, यानी कि जो पेपर हुआ था CBT 1 का, मतलब इसमें कंप्यूटर बेस्ड होता है, उसका इसका रिजल्ट किस महीने में आया था? अक्टूबर में हुआ और ये दिसंबर या जनवरी में रिजल्ट आ गया। उसके बाद ये रनिंग करा ली। ये 2023 में आपकी रनिंग हुई। तो आपका जो है ज्वाइनिंग किस ईयर हुई? एग्जाम होने से अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक में पूरा प्रोसेस हो गया है। अप्रैल तक का पूरा प्रोसेस, अक्टूबर 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक पूरा प्रोसेस हो गया। लगभग 6 महीने। 6 महीने के अंदर CBT मतलब इसका जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है ये भी हो गया है, इसका रिजल्ट भी आ गया, रनिंग भी करा दी है और इसका मेडिकल जो होता है वो भी करा दिया। और आपकी ज्वाइनिंग फाइनल कब हुई थी आपकी? फाइनल ज्वाइनिंग 13 अप्रैल 2023 की। 13 अप्रैल 2023 की। तो अभी आपको लमसम कितने साल हो गए हैं? ये 13 अप्रैल 2023 से अभी अप्रैल आएगा तो 3 साल हो जाएगा। 3 साल हो जाएगा। तो कहने मतलब जो अभी ये 2024-25 वाली वैकेंसी चल रही है, इसका जो है जब तक रिजल्ट वगैरह आएगा तब तक इनको 3 साल वगैरह हो जाएगा अपना काम जॉब पे रहते हुए। चलिए, तो आप जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। जैसे नए बच्चे जो भी देख रहे हैं, जैसे मान लो एक तो सबको पता होता है कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है इसका। पेपर के बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए कि इसमें कौन से कितने सेक्शन आते हैं, किस सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जहां तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है, जैसा कि सर ने बताया, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले CBT 1 है और 1 ही है, इसमें 2 नहीं है। तो CBT 1 में वही है अपना मैथ है, रीजनिंग है और GS है और साइंस है। तो मैथ में इसमें 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैथ में 20 और 25 आ जाते हैं रीजनिंग के। और इस बार 25 साइंस के कर दिए हैं। 25 साइंस के, और 20 क्वेश्चन कर दिए हैं GS के, जिसमें GS और करंट अफेयर रहता है। ओवरऑल 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको मेरिट बनती है। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। उसके बाद इसी मेरिट के हिसाब से उसमें जो सिलेक्टेड होते हैं उनकी रनिंग कराई जाती है। तो रनिंग के बारे में आप बताइए थोड़ा। रनिंग के बारे में ये है कि पहले तो आप CBT 1 क्वालिफाई करेंगे। तो उसका सबसे पहले आप ध्यान रखें कि गलती ना करें। अगर आप 55-60 तक सही कर लेते हैं तो गलत ना करें। कहने का मतलब ये है कि जो अटेम्प्ट करें आप एक्यूरेसी, अगर आपकी एक्यूरेसी रहेगी तो वो नॉर्मलाइज स्कोर अच्छा हो जाएगा और आप आ जाएंगे लिस्ट में। तो इसके बाद जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं CBT 1 के बाद, तो आपका रनिंग होता है। रनिंग क्या है, कितनी देर में कितना होना रहता है? रनिंग में क्या है कि 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर रनिंग होती है, 1 किलोमीटर की। और इसमें वेट वगैरह, और जैसे ही आप रनिंग क्वालिफाई करेंगे, जस्ट तुरंत बाद आपको 35 किलो की एक बोरी होगी, उसमें बालू वगैरह रखा रहेगा और उसको उठा के आप जो अपनी पीठ पे रखेंगे और 100 मीटर बिना गिराए एक अटेम्प्ट में, एक बार में। ऐसा नहीं कि आप गिरा के फिर उठा के चलते, नहीं, एक बार रखे और चाहे जितना चींटी की चाल चलिए, कैसे भी चलिए, उसको फाइनल 2 मिनट में आप पूरा कर 2 मिनट के अंदर 100 मीटर जो है 35 किलो वेट लेकर चलना रहता है। चिप लगी रहती है, वो काउंट करते रहते हैं। ये तो है शायद मेल के लिए। फीमेल के लिए भी कुछ अलग से होता है? फीमेल के लिए 20 kg या 25? फीमेल के लिए 20 kg रहता है। वो भी सेम टाइम और डिस्टेंस, टाइम सेम रहता है। और रनिंग में भी
टाइम सेम रहता है। ठीक है। चलो अब ये इसमें मेडिकल के बारे में बताइए, आप इसमें मेडिकल कैसे क्या होता है? मेडिकल सर, इसमें जो मेडिकल है वो A2 सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है, टॉप का अच्छा मेडिकल। A2 है, A3 है और B1 है, B2 है, इतने ही मेडिकल है सर। उसके नीचे नहीं लेता है रेलवे। तो A2 सबसे अच्छा मेडिकल है। इसको अगर आप रहते हैं तो अच्छा मेडिकल माना जाता है, और इसके तहत आप सबसे अच्छी पोस्ट जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से जुड़ी है, यानी कि परिचालन से जुड़ी है। परिचालन मतलब जैसे कि आपका लोको पायलट हो गया, तो आप हालांकि आप ग्रुप डी से हैं तो लोको पायलट में नहीं जाएंगे क्योंकि वो लेवल 2 में आता है। तो कहने का मतलब परिचालन समझिए, तो परिचालन में आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 लेता है। वो चाहे आपका पॉइंट्समैन हो, क्योंकि ग्रुप डी में यही एक पोस्ट है पॉइंट्समैन, जो कि परिचालन से जुड़ी है। परिचालन से बस, तो आप पॉइंट्समैन के लिए A2 अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आप जो है A2 से वो, अगर आप उसमें जो डिवीजन लेते हैं वही देते हैं 6/9। 6/9, हाँ। अब प्रेफरेंस अगर आप जैसा भरे फिर उस हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट कर देता है सर। चलो ये तो हो गया, हमने मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि जो इसमें ग्रुप डी है इसकी जॉब प्रोफाइल के, जैसे आप ये हैं पॉइंट्समैन, तो हम पॉइंट्समैन के बारे में जानेंगे कि हाँ इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें काम क्या करना होता है और कितने घंटे करना होता है, सैलरी वगैरह कितनी होती है उसके बारे में। तो आप जो है बताइए, आप जिस पोस्ट पर हैं पॉइंट्समैन है जी सर, इसमें जॉब क्या रहता है, आपको करना क्या रहता है ये बताइए। देखिए सर, जो वर्क है करना ना करना वो अलग की चीज है कि स्टेशन कैसा है। जो वर्क है वो वर्क में हमारे आता है कि सबसे पहले ऑल राइट एक्सचेंज करना। इसको सिंपल भाषा में एक अपोजिट साइड बिल्डिंग के, स्टेशन के अपोजिट साइड जो है पॉइंट्समैन खड़ा रहता है और दूसरी साइड स्टेशन मास्टर। तो ये दोनों गाड़ी को, जो रनिंग थ्रो गाड़ी है जो गुजर रही है स्टेशन से, सिग्नल ऑन, सिग्नल ऑफ सिग्नल यानी कि सिग्नल ग्रीन है, ऑन सिग्नल यानी कि सिग्नल रेड है, ये ध्यान रखना। तो इसमें ऑफ सिग्नल को ऑफ किया जाता है तभी गाड़ी को थ्रो किया जाता है। गाड़ी थ्रो है और उधर से आप ऑफ साइड से, एक साइड आपका स्टेशन मास्टर, दूसरी साइड पॉइंट्समैन, उसको खूब केयरफुली वॉच करते हैं कहीं किसी एक्सल से, पहिए से धुआं या कुछ ऐसी गंध बदबू ऐसा नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सल का कई बार गर्म होकर पिघलने लगता है, उसमें का सब धुरा उरा जो होता है सर, एक्सल उसी को धुरा ही बोलते हैं, वो पिघल के जो है चूने लगता है पूरा, और धीरे धीरे गाड़ी ऐसे डिरेलमेंट हो सकती है, पटरी से उतर सकती है। और दूसरी चीज इसमें देखना है कि जो माल गाड़ी है उसके जो डिब्बे हैं प्रॉपर बंद है कि नहीं, क्योंकि डिब्बे खुले होने के कारण आगे जाके सिग्नल को डिब्बे तोड़ सकते हैं, उनका दरवाजा होता है फाटक, तो वो बंद होने चाहिए। दूसरी चीज, भरी गाड़ी है, देखना है ध्यान से कि माल कहीं गिर तो नहीं रहा है, नमक का है या कोयला है, ज्यादा गिर रहा है तो आप उसको इन्फॉर्म कीजिए कि हाँ सर इस समय ज्यादा गिर रहा है। जैसे मालगाड़ी में कोई सामान जा रहा है, हाँ, तो बाहर ना गिरे, गेट वगैरह खोल के। बिल्कुल। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है सर कि गाड़ी जैसे ही हमारे स्टेशन में इंटर करती है, प्रवेश कर रही है, तो ये देखना है कि जो लोको पायलट है वो सीटी मारा कि नहीं मारा, क्योंकि सीटी मारेगा तो आप ये समझें कि हाँ लोको पायलट अलर्ट है, जाग रहा है और प्रॉपर गाड़ी लेके जा रहा है। और बाई चांस अगर लोको पायलट ने हार नहीं मारा 1200 मीटर पहले, तो स्टेशन में जब घुसेगा तो आप ये देखेंगे कि वो ऑल राइट ले रहा है, झंडी बाहर निकाल के दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ये पहली खाम, ये सबसे पहली चीज है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जब गाड़ी पूरी तरह से निकल जाए तो पीछे वाला जो अंतिम वैगन होता है, सबसे पीछे का डिब्बा, उसमें देखना है कि टेल लाइट एक बत्ती मतलब वो ब्लिंक करते हुए जलती है। आप लोग वो देखना है, अगर वो है तो ये मान लीजिए कि पूरी गाड़ी जा रही है, कोई भी डिब्बा पीछे छूटा नहीं है, पूरी वैगन उसमें है। हाँ। और दूसरी चीज, जैसे कि अगर एसी लोको दो तरह के इंडियन चल रहे हैं इस समय, एसी लोको और डीजल लोको, यानी कि एसी बिजली वाले जो इंजन है और डीजल लोको जो है ये डीजल से जो चल रहा है। तो एसी लोको में जो पेंटो होता है उसको देखेंगे आप, वायर को टच करके चलता है, रेलवे ट्रैक पर लगा रहता है। हाँ, तो उसमें ये देखना है बारीकी से कि कहीं उसमें चिंगारी ज्यादा नहीं आ रही है, ज्यादा चिंगारी आ रही तो रगड़ के चलेगा, कुछ समय जाके टूट के या फिर कुछ पिघल करके बाहर हो सकता है। ये सब चीजें जो है नोटिस करना होगा। और दूसरी, ये तो हो गया ऑल राइट एक्सचेंज में। दूसरी चीज, आपके स्टेशन पे कोई गाड़ी आई मान लीजिए, तो आप उसको लूप लाइन में स्टेबल करना पड़ सकता है आपको, उसको स्टेबल करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगले स्टेशन पर गाड़ी जो है बहुत ज्यादा हो और जा ना पाए, तो उसको अपने स्टेशन पर उसको स्टेबल करने का मतलब यही होगा, गाड़ी को आप खड़ी करेंगे,
लकड़ी के 5-5 किलो के गुटके रहते हैं, आगे पीछे लगाएंगे, 500 मीटर गाड़ी इधर है, 500 मीटर इधर, तो 500 मीटर चल के उधर एकदम किनारे जाएंगे, लगाएंगे, इधर लगाएंगे। और इसमें वो जो मोटे उसका ये जैसे पहिया होता है ना घुमाने वाला, ये इसमें क्या, अरे इसमें 4 व्हीलर की जो हैंडल होती है उस तरह की उसमें लगा रहता है। आप उसको घुमाइए और घुमा के 6 हैंड ब्रेक उसको बोलते हैं सर, हैंड ब्रेक उसको घुमा के बांधिए, आगे पीछे गाड़ी प्रॉपर सिक्योर हो जाती है। और इसी को फिर रिलीज करना पड़ता है, आप ही का काम। तो यानी गाड़ी को अपने स्टेशन पर रोक के रखना और गाड़ी को रिलीज कराना, ऑल राइट एक्सचेंज करना, और स्टेशन से कोई भी मेमो मतलब कोई भी लिखित आदेश लोको पायलट को देना भी पॉइंट्समैन का ही काम। अच्छा, पॉइंट्समैन का, जैसे मान लो स्टेशन मास्टर या कुछ भी मेमो होता है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन होता है, हाँ, तो आपको ले जाकर के लोको पायलट को देना है, पॉइंट्समैन का काम। इसमें मेमो में यही आता है, कासन ऑर्डर है, सतर्कता आदेश है कि स्टेशन से अगले स्टेशन तक आपको अपनी स्पीड इस कंट्रोल में, मतलब स्पीड की रेंज रखनी है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीजें। ये तो हो गया जो है काम क्या करना होता है 5 सेकंड में। अब हम जानेंगे कि जो है कितनी, मतलब जॉब जो होता है शिफ्ट वाइज रहता है, कितने घंटे काम करना पड़ता है, ये तो बताइए आप। जी सर, डिपेंड करता है सर कि स्टेशन कैसा है। अच्छा, बड़े बड़े स्टेशन है, बड़े बड़े जो यार्ड हैं, जहाँ पर प्रॉपर संटिंग का काम, संटिंग यही है, पावर को अटैच करना और पावर को जोड़ना, वह डिब्बों को जोड़ना और डिब्बों को काटना, यही संटिंग है। जो बड़े बड़े यार्ड है जहाँ माल की लोडिंग अनलोडिंग है, वहाँ संटिंग के कार्य चलते हैं। तो ऐसे स्टेशन पर सिर्फ 8 घंटे की पॉइंट्समैन की ड्यूटी है। 8 घंटे की ड्यूटी, 16 घंटे रेस्ट। 16 घंटे 8 घंटे होती है, दिन होती है या नाइट में होती है? ये 3 शिफ्ट होते हैं सर, 24 घंटे में 3 तो 3 लोग अपना उसी हिसाब से बना रहता है। अच्छा, मतलब वो रोटेशन 6 से 14 यानी 2 बजे तक, 6 से दिन में मान लीजिए 6 से 14 रेलवे भाषा में समझिए, 6 से 14, 14 से 22, 22 से 6, हाँ 6 से 14 का मतलब 2 बजे तक। हाँ, दिन में 6 बजे से 2 बजे तक, 14 से 22 मतलब रात में 10 बजे तक, और 10 बजे से फिर सुबह 6 बजे। ये 3 शिफ्ट में ऐसे स्टेशन जहाँ पर खूब काम है, भर भर के काम है, संटिंग होती है, पावर काटे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, माल की लोडिंग अनलोडिंग होती है, ऐसे स्टेशन पर 8 घंटे का रोस्टर है। और ऐसे स्टेशन जहां पर कोई पैसेंजर ट्रेन रुकती नहीं है, यानी प्लेटफॉर्म नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 लूप लाइन डाल दी गई है। इंपॉर्टेंट गाड़ी को सिग्नल दिया जाए और जो कम इंपॉर्टेंट गाड़ी है उसको लूप में रखा जाए। इसलिए कुछ इस प्रकार के स्टेशन बनाए जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट गाड़ी है तो उसको पहले निकाला जाए, लूप में दूसरी को खड़ी कर लिया जाए। तो ऐसे स्टेशन पे सिर्फ आपको बहुत काम नहीं है, सिर्फ आपको ऑल राइट एक्सचेंज करना है, और महीने में तो गाड़ी स्टेबल होती है, क्लियर होती है बस। तो ऐसे स्टेशन पर आपकी ड्यूटी 12 घंटे होती है, और ये स्टेशन कहे जाते हैं रोड साइड स्टेशन। हाँ, और रेस्ट की बात है तो अगर आपको क्वार्टर मिला हुआ है, रेलवे ने क्वार्टर प्रोवाइड किया है सर, तो उसमें जो है 72 घंटे की ड्यूटी के बाद आपको 24 घंटे का रेस्ट मिलता है, यानी 6 दिन ड्यूटी 1 दिन रेस्ट। चलो समझ गए हैं कि जो होता है ड्यूटी को कितने घंटे करना रहता है। अब ये बताइए कि इसमें छुट्टी जो होता है सबसे बड़ा, छुट्टी कितने दिन होती है, कैसे छुट्टी मिलती है, ये बात बताइए। देखिए सर, रेलवे में 3 तरह की छुट्टी हैं जो आपको दिखती हैं। एक है आपकी LAP, लीव ऑन एवरेज पे, उसको अर्न लीव भी कहते हैं, EL। ठीक है, EL और LAP एक ही चीज है। तो 1 महीने जैसे आप ड्यूटी करते हैं, वो महीना 30 दिन का हो, 28 दिन का हो, डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं। 1 महीने जब आप ड्यूटी करते हैं तो आपके अकाउंट में 2.5 दिन की छुट्टी क्रेडिट होती है। तो इस तरह से टोटल जो है, और ये छुट्टी जो है 6-6 महीने पे आती है। 6 महीने को 2.5 से गुणा कर लीजिए आप सर, 15 होगा, यानी 6 महीने में आपको 15 LAP मिलेंगी। अगले 6 महीने में फिर 15 दिन, यानी कि 1 जनवरी को 15 LAP आपके अकाउंट में आएगी, फिर 1 जुलाई को 15 LAP आएगी। 10 CL साल में मिलती है। वो क्या होता है? CL कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी, आप बिना बताए एब्सेंट हो गए, बिना बताए। तो 1 महीने मतलब कितना होता है? 1 साल में मात्र 10 CL मिलती है। 1 साल में 10 CL, हाँ, वो 1 जनवरी को आपके अकाउंट में आ जाएगी। 1 जनवरी को आ जाएगा। बस यही 2 प्रकार की छुट्टी। एक और है सर, एक और कौन सी? 10 छुट्टी आपको 1 जनवरी को, जिसे मेडिकल लीव बोलते हैं, या फिर LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज, तो उसको मेडिकल लीव जनरल भाषा में, तो 20 मिलती है। 10 1 जनवरी को आएंगी और 10 1 जुलाई।
तो लमसम अगर हम समराइज करें हाँ। तो 30 आपको मिल गई एलएपी हो गई, हाँ। और 10 आपको मिल गया जो है ये सीएल मिल गया, हाँ। तो कितना हो गया 40, और 20 मतलब हो गया 20 हो गया एलएचएपी मतलब हो गया सिक लीव, तो हाँ। कितना हो गया 60 हो गया। 60 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एक साल मतलब 12 महीने होता है, आप इसमें 2 महीने की छुट्टी ले सकते हैं मतलब। नहीं नहीं सर, 2 महीने की छुट्टी नहीं ले सकते हैं। इसमें जो है वो क्या बोलते हैं इसको, सिक लीव है, उसमें वो आप 10 ही लेंगे, क्योंकि वो लिखा है ना LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज, उसमें आप आधा पेमेंट फिर करिए। अच्छा अच्छा, ले तो सकते हैं आप 20 आप कह रहे हैं, लेकिन 20 लेंगे तो पेमेंट आधा मिलेगा, फुल पेमेंट नहीं मिलेगा। तो टोटल अगर हम निकालें तो एक साल में लमसम पूरे साल के में आपको कितनी छुट्टी मिल सकती है? छुट्टी जेन्युइनली बताऊं तो आप 40 दिन की ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं। हाँ, वो 20 छुट्टी नहीं मिलती है किसी को जल्दी। तो ये 40 छुट्टी जो आप लेंगे तो इसमें आपकी सैलरी नहीं कटेगी, कैलेंडर आपकी सैलरी थोड़ी बिल्कुल नहीं कटेगी, 1 रुपया नहीं कटेगा, फुल पेमेंट रहेगा। चलिए, ये तो हो गया कि यहाँ इसमें छुट्टी वगैरह कैसे मिलती है, ठीक है, रहता है। हाँ, तो आप ये बताइए कि जैसे मान लो आप अहमदाबाद जोन से हैं, बिल्कुल, तो आपका सिलेक्शन अहमदाबाद जोन में हो गया, तो ट्रांसफर हो सकता है आपका, नहीं, ये बताइए सर। ये तो अगर हम पॉजिटिव लें तो कहें हो सकता है ना, और रही बात होने की तो नहीं होता है। अधिकारी लोग चाहते नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी बहुत बेकार है रेलवे की। चाहिए कि कम से कम 5 साल सर्विस अगर एक जगह आदमी कर लिया तो उसको स्वेच्छा से कर देना चाहिए। वैकेंसी आती है सर, खाली कर दे, वहां पोस्ट नए बच्चे हैं, नहीं करते हैं। नियम है कि 5 साल बाद आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो, मिले ना मिले वो डजन मैटर, लेकिन मिलता नहीं है। आज तक बहुत लोग सरमाई डिवीजन लगाए हैं, किसी को नहीं मिला। तो ये है ट्रांसफर। आपने भी ट्राई किया? हमने अभी 5 साल हुआ है, 5 साल होगा तो मैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, यहाँ पर 3 तरह के हैं। पहला है सर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। बताइए। हाँ, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में आपकी मिनिमम सर्विस जो है 5 साल होनी चाहिए। 5 साल सर्विस हो जाएगी तो आप जो है लगा सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। मिलना देना न देना वो अधिकारी और जो भी हैं वो ऑफिसर वगैरह उनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ट्रांसफर का बहुत अच्छा जो है वो है ट्रांसफर का एक मतलब कह लें कि म्यूचुअल ट्रांसफर। हाँ, ये म्यूचुअल पारस्परिक ट्रांसफर, वो हिंदी में मैं थोड़ा पारस्परिक ट्रांसफर में कि आप किसी कैंडिडेट के प्लेस पे जा रहे हो, वो कैंडिडेट आपके प्लेस पे आ रहा है। जैसे मान लो आप अहमदाबाद जोन से हैं, आप आना चाहते हैं चंडीगढ़ जोन में, तो चंडीगढ़ के जोन का कोई ऐसा बच्चा हो जो आपकी जोन पर जाना चाहता हो, तो वो आप दोनों के अंदर म्यूचुअल होना चाहिए। आप उसकी पोस्ट पर आ जाए, और पोस्ट इसमें म्यूचुअल में पोस्ट सेम होनी चाहिए। जैसे आप पॉइंट्समैन हैं, नहीं जरूरी नहीं, मतलब जोन में ट्रांसफर होना चाहिए। चलो, इसमें सर है एक शर्त है म्यूचुअल ट्रांसफर में। शर्त ये है कि जैसे मेरा मेडिकल A2 है, मैं पॉइंट्समैन में हूँ, मैं ट्रैकमैन से म्यूचुअल कर रहा हूँ, तो ट्रैकमैन जो है वो पॉइंट्समैन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। समझिए, यानी उसका भी मेडिकल A2 होना चाहिए। हाँ, अदरवाइज और ग्रेड पे सेम होना चाहिए, 1800 ग्रेड पे उसका, 1800 ग्रेड। ये है, ये नियम से 3 महीने में हो जाता है, नियम से, लेकिन होता है साल भर में, 5 महीने, 6 महीने में, 7 महीने। अच्छा, तो इसमें भी जो है जो अथॉरिटी होती है ऊपर, उनको मतलब अप्रूव करते हैं तभी तो होता होगा। हाँ, एक स्टेप डीलिंग क्लर्क, ब्रांच ऑफिसर, ARM, DRM, APO, ऐसे जो भी हायरार्की लेवल है, DRM से फाइनल हो जाता है, GM तक नहीं जाता है। ठीक है। सर और आप भूल गए स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर। ये क्या होता है? स्पाउस मतलब हुआ कि जो आपकी धर्म पत्नी है, मान लीजिए आपकी धर्म पत्नी स्टेट में कोई जॉब कर रही है, और आप जो है दूसरे स्टेट में, रेलवे में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, कोई किसी भी विभाग में है आप, तो या तो आपकी वाइफ स्टेट में है तो दूसरे स्टेट में तो जा नहीं सकती, तो आपका जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है परिस्थितियों को देखते हुए कि वहां पर जो है स्टाफ अगर अवेलेबल है, आप जो है रिक्वेस्ट करेंगे तो वहां से जो है आपका ट्रांसफर ये आपके धर्म पत्नी के वर्किंग प्लेस पर कर दिया जाता है। चलो ठीक है। तो रेलवे मतलब 3 प्रकार के ट्रांसफर होते हैं। जी सर। एक तो होता है रिक्वेस्ट बेस्ड, ऑन रिक्वेस्ट होता है। दूसरा होता है म्यूचुअल। कोई ये सबसे तेज है कि आपके जगह पे कोई कैंडिडेट आ जाए और आप उसके जगह पे चले जाएं। और तीसरा बताया स्पाउस ट्रांसफर, है ना, जैसे आपकी पत्नी वगैरह जो होती है, मतलब उनके आप स्टेट में जा सकते हैं काम करने, है ना, जहाँ पर वो जॉब है, जहाँ पर उनकी जॉब। चलो ठीक है। चलो अब हम कवर कर लिए जॉब प्रोफाइल। अब हम कवर करेंगे थोड़ा
कि ये बताइए जैसे ग्रुप डी में तो बहुत सारी पोस्टें होती हैं, है ना, इनमें से सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी मानी जाती है कि जो सबसे अच्छी पोस्ट हो, जिसमें कम वर्क करना पड़े या मतलब अच्छे से एनवायरमेंट रहे, इसके बारे में थोड़ा पोस्ट के बारे में बताइए। देखिए सर, ग्रुप डी नाम से ही आप समझ सकते हैं। और रही बात पोस्ट की, तो यहाँ पर जो है किसी पोस्ट में मेंटली आपको वर्क करना है, मेंटली हरासमेंट हो, मेंटली आप थकेंगे, और किसी में फिजिकली। वैसे ट्रैकमैन भाई हमारे हैं, ग्रुप डी में 40% सीटें ट्रैकमैन की रहती है सर। और ट्रैकमैन भाई हमारे बहुत रात दिन में, तो वो रेलवे बैकबोन है। 10 चाबी अगर नहीं ठोके हैं तो आपकी ट्रेन पलट जाएगी। 10 चाबी अगर ढीली है तो वो रात में जाग करके अगर 3 किलोमीटर जाएंगे, अकेले जाते हैं अकेले आते हैं। जानवर, कुत्ते और वो जो भी जंगली जानवर सब कुछ मिलते रहते हैं। तो ये ट्रैकमैन का जो है सर हार्ड वर्क है थोड़ा। तो और बाकी अब हार्ड वर्क है वो, उसको आप समझ लीजिए एक मजदूर समझिए उस तरह से, एक तरह। लेकिन अब इतना भी खराब नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है। अभी 30,000 35,000 रुपये पेमेंट सर आती है नहीं। अब इतना आपको 1,000-1,100 रुपये कौन दे देगा 4 घंटे काम करा के? कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए आदमी चाहता है कि चलो ठीक है, और उसमें भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। रही बात सर, जैसे आपने कहा कि सबसे अच्छी पोस्ट, तो अच्छी पोस्ट अगर आप ग्रुप डी ही तक ही सीमित रहते हैं तब अच्छी और कुछ है। ग्रुप डी से आगे जाना चाहते हैं तब के लिए कुछ अच्छी और है। तो डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए आप ग्रुप डी से चाहते हैं कि जो इंटरनल एग्जाम दे करके विभागीय परीक्षाओं को पास करके आगे जाएं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है, जैसा कि मेरी पोस्ट है असिस्टेंट पॉइंट्समैन। ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में है। और ये इसमें क्या है कि जो स्टेशन मास्टर हैं और गार्ड हैं, ये पॉइंट्समैन एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सिर्फ पॉइंट्समैन ही उसके लिए बैठते हैं, अदर विभाग के नहीं बैठते हैं। तो ऐसे में सर पॉइंट्समैन जो है 5 साल 7 साल 8 साल की सर्विस तक, बी श्योर वो गार्ड, स्टेशन मास्टर, टीटी, सीसीटीसी ये बन जाते हैं, रहते नहीं। जो पढ़ने वाले हैं वो चले जाते हैं। और दूसरी चीज तो ये हो गया प्रमोशन के मामले में पॉइंट्समैन से अच्छी सर ग्रुप डी में कोई अच्छी पोस्ट नहीं। अगर आपको ग्रुप डी में ही रहना है तो उसके लिए फिर सीएनडब्ल्यू कैरिज एंड वैगन, जहाँ पर जो है ये रेलवे के जो पार्ट्स वगैरह है वो सारे बनते हैं। कारखाना टाइप रहता है अपना, वर्कशॉप वगैरह। वर्कशॉप अलग हो गया सर, सीएनडब्ल्यू अलग हो गया। हाँ, वर्कशॉप में तो चीजें बनती हैं और सीएनडब्ल्यू में उसको रिपेयर करता है। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी चल रही है हमारी, किसी सेक्शन में गाड़ी खराबी आ गई, ब्रेक बाइंडिंग हो गई, जाम हो गई। अब वहां पर जो अपॉइंट्समैन है, लोको पायलट है, स्टेशन मास्टर, क्योंकि स्टेशन पे हुई है तो वहां इतना ही स्टाफ है, तो उस केस में फिर सीएनडब्ल्यू स्टाफ बुलाया जाता है। सीएनडब्ल्यू स्टाफ आता है, इसको रिपेयर करता है, गाड़ी को रन कराता है। तो ये सीएनडब्ल्यू स्टाफ ये है। तो अब हम कवर करेंगे, चलो इसमें पोस्ट वगैरह बात कर लिए। अब हमको ये बताइए जो है कि अभी जो है सैलरी क्या आती है ग्रुप डी की? पे लेवल तो 1 है, ये 7th वेतन कमीशन के 7वें वेतन आयोग के अनुसार सर सैलरी की बात अगर की जाए, अगर आज की डेट में ज्वाइन करते हो, ये पे ग्रेड बता दीजिए एक बार, कौन सा है पे ग्रेड? हाँ, पे ग्रेड 1800 का है, बेसिक 18,000 है, बेसिक सैलरी 18,000 है। प्रेजेंट में जो है डीए 60% है, तो 18,000 का 60%, और उसका टीए मिलता है लगभग 1400-1500 आसपास मिलता है। तो एक बार मतलब ग्रास सैलरी कितनी बन जाती है लमसम? ग्रास सैलरी सर कट पिट के आप स्टार्टिंग में आज अगर ज्वाइन करते हो तो 27-28 हजार, मतलब स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करेंगे 27-28 हजार, हाँ सैलरी मिल जाएगी आपको कट पिट इन हैंड। हाँ, इसमें सर एक और है, जैसे आप एनडीए नाइट ड्यूटी आपकी लग गई तो पर नाइट के हिसाब से आपको 200 रुपए मिलेगा शुरू में। जैसे से बेसिक बढ़ता है फिर वो बढ़ता है, शुरू में 200 के आसपास मिलेगा और एक नाइट का। तो मान लीजिए आप 10-15 नाइट महीने में मिनिमम 14 नाइट कर लिया तो 2800 रुपए वो मिल गया। 2800 रुपए। दूसरी चीज ये भी है सर कि आप मान लीजिए किसी दूसरे स्टेशन पे ड्यूटी गए तो पर डे 625 रुपए टीए मिल गया। तो मैंने सैलरी तो वो बताई कि जब आप कहीं नहीं जाते, नॉर्मल अपने स्टेशन पे ड्यूटी करते हैं तो 28 से 30 हजार तक पेमेंट आपकी जाए, क्योंकि नाइट ड्यूटी भी लग सकती है। अदरवाइज आप टीए पे जाते हैं, जितना दिन टीए जाएंगे दूसरे स्टेशन पर, वहां फिर आप 625 रुपए एक दिन का वो तो डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कितनी लगती है। हाँ, अदर स्टेशन पे टीए पे कितना दिन जाते हैं।
तो अभी हम आपको मतलब दिखाएंगे, पहली स्लिप भी लास्ट में दिखाएंगे जो है अभी, मतलब ये जो महीना बीता दिसंबर का उसको दिखाएंगे आपको बाद में। तो चलो ये तो अगर जैसे 8वां वेतन कमीशन सरकार ने लागू कर दिया है, तो इसके हिसाब से आपको कुछ आइडिया है वेतन कितना बन सकता है ये लेबर वालों की तरफ? हाँ सर, ये देखिए अभी तो सिर्फ अनुमानित है। बहुत सारे जो यूनियन है रेलवे के, और ये सभी जो है बहुत डिमांड कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर इसमें जो है लागू होगा। तो पहले सर 7वें वेतन आयोग में हमको साइकिल अलाउंस मिलता था 100 रुपया। आज कोई साइकिल चलने के लिए तैयार नहीं है। और पहले मोबाइल का जमाना नहीं था इतना, जब 7वां वेतन आयोग 2006 में लगा था, तब एंड्रॉइड फोन मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी के पास, बहुत रेयर केस में रहता रहा होगा। तो तब ना रिचार्ज था, आज रिचार्ज 300-400 रुपए का हो गया है, तो वो उसका भी कुछ यूनिट बढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज है ये सर कि पहले ड्रेस अलाउंस मिल जाता था 5,000 रुपए। आज ब्रांडेड कपड़े बच्चे पहनना चाहते हैं, 5-6 हजार को साल भर का कपड़ा कहाँ हो जाएगा। वो पहले एक बार बहुत सा थान खरीद लेते थे और सब ले आके जो है अपना सिलवा लेते थे एक तरह का कपड़ा। आज ऐसा कोई पहनने को तैयार नहीं है, सबको अलग अलग। हाँ, ये सारी चीजें हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम सर 2.5 गुना पेमेंट बढ़नी चाहिए। बेसिक 18 से लगभग 45। 18,000 बेसिक है, इसका 2.5 गुना कर देंगे। हाँ, तो लमसम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हो जाएगा 45,000। इतना होना तय है, इतना होना तय है। तो देख लो अभी जो है जो वैकेंसी चल रही है, जिसका पेपर चल रहा है, अगर आप की ज्वाइन होगी, अगर 8वां वेतन हो जाएगा तो आपकी सैलरी इतनी लमसम बन जाएगी 45 के आसपास। तो आप जो है आप थोड़ा अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप जो है कहाँ से कितना पढ़े हुए हैं, सिलेक्शन कैसे मतलब लिए, कितने साल पढ़ाई की, तो आप थोड़ा बताइए अपने बारे में, स्ट्रगल के बारे में। ये सर हम सबसे पहले तो इंटर पास आउट किए 2016 में, और उसके बाद में ग्रेजुएट हुए, बीए किए, और बीए के दौरान ही अपना जो है हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और महिंद्रा कोचिंग हमने ज्वाइन कर ली। महिंद्रा कोचिंग इसका एड्रेस बताइए। मतलब महिंद्रा कोचिंग सर लगभग ऑल ओवर इंडिया 150 ब्रांच है उसकी, हर सिटी में लगभग मिल जाएंगे। बहुत ही ऐसी कम सिटी होंगी, मुझे नहीं लगता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी सिटी में आपको महिंद्रा ब्रांच मिल जाएगी। आप 12th किस साल में पास किए? 12th सर 2016 में। 2016 में। तो आप ये कोचिंग किस ईयर में ज्वाइन किए? कोचिंग सर ज्वाइन किए हम, दरअसल हम टीचर रह चुके हैं। अच्छा। 16 में इंटर किए, तो मैं 16 से लेकर के 17 तक पढ़ाया। और इसके पीछे का पढ़ाए तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाए थे? 12th तक। 12th तक बच्चों को पढ़ाए? पीसी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाए सर। और बीएससी मेरा चल रहा था। बीएससी चल रहा था। गांव में एक स्कूल था, महाविद्यालय था, उससे मेरा बीएससी चल रहा था। लेकिन जब स्कूल नहीं जाता था तो मन संतुष्ट नहीं रहता था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। टीचिंग छोड़ दिया सर। फिर घर से शिफ्ट हुआ, रायबरेली एक शहर है अपने घर के पास ही, रायबरेली शहर में शिफ्ट हुआ। वहाँ एक जाना माना कॉलेज था, लोग बताते थे बढ़िया है, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज। वहाँ मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, और एडमिशन लेने के बाद मेरा इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और मिलिट्री साइंस, इन 3 सब्जेक्ट से बीए चलने लगा। और उसी के दरमियान ये आ गया 2017 के अगस्त में हमने जो है महिंद्रा कोचिंग सर पकड़ ली। महिंद्रा कोचिंग, और 2017 से 10 साल के लिए मेरा कार्ड वैलिड है, अभी 27 में खत्म होगा। अभी आप चाहे तो 1 साल कर? हाँ, अभी चाहे तो कर। चलो, तो ये आप महिंद्रा कोचिंग कितने साल किए? मतलब महिंद्रा कोचिंग हम लगभग सर 2 साल रेगुलर किया। 3 महीने का सर बैच चलता था वहाँ, और 3 महीने के बैच चलता था। सबसे अच्छी खास बात यह थी कि वहां सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई होती थी, बस 2 पीरियड पढ़ाई होती थी। उसके बाद अपने घर जाइए आप और उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अच्छा, ये चीज। तो आप मतलब 19 तक करें तब कोचिंग की प्रिपरेशन की? हाँ। फिर तो वही कोविड आ गया। 20 में सर कोविड आ गया। तो ये वैकेंसी 2019 में ही 19 में ही आई। तो फिर कोविड में छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई, तो आपने गाँव चले गए, घर चले गए? हाँ, गाँव नहीं गया था, मैं यहीं रहा गाँव जाने से सर ये क्या है कि पढ़ाई का जो तारतम्य है टूट जाता है। और मेरे पे कुछ यहाँ बच्चे थे सर, ट्यूशन में पढ़ाने लगा था। होम ट्यूशन? हाँ, होम ट्यूशन में पढ़ाता था, अपने खर्च खुद से निकालता था। हाँ, और उसी के पूरा यहीं रहे हम कोविड के टाइम पे।
और उसी के बाद बीए हमारा जो है 20 में कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद हम एंट्रेंस दिए बीएड का। ऑल ओवर यूपी मेरी 832 रैंक आई। और फिर से यही कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, एफजी कॉलेज, मतलब इसी कॉलेज में आपको मिल गया? हाँ, बीएड भी मिल गया। तो आप बीएड कर रहे हैं? मैं बीएड भी कर लिया 20-22 बैच। 20-22 में सर बीएड तो कंप्लीट हो गया, और बीएड कंप्लीट हो गया 22 में। और 22 तक इसका एग्जाम भी ग्रुप डी का हो गया। अक्टूबर 22 में हो गया। ग्रुप डी का एग्जाम हो गया सर। उसके बाद जो है फिर हम यूनिवर्सिटी में एमएड भी लिखा लिए थे। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी में लिखा है? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। हाँ, एमएड कर रहे हैं। एमएड कर रहे हैं, कौन सब्जेक्ट में? एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन, वो एजुकेशन ही रहता है पूरा। हाँ, तो उसी के दौरान मतलब आपकी ज्वाइनिंग हुई? जी सर, उसी के दौरान मैंने दौड़ के लिए इलाहाबाद में एक इलाहाबाद फिजिकल एकेडमी है। अच्छा अच्छा। पेपर निकल गया, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि जो ज्वाइन करना ही था हमको। सीजीएल भी निकल चुका था फ्री, मेंस देने ही नहीं गए। बताओ, 3 मार्च को मेरा सीजीएल का मेंस लगा हुआ था, और 3 मार्च को वहाँ डीवी और मेडिकल था। डीवी मेडिकल था, तो वो हाथ में नौकरी थी, इसलिए इसको हम कहे चलो। ये था कि सीजन में आप प्रीलिम्स दिए हैं, हाँ, मेंस देंगे तब कहीं जाकर टाइपिंग भी थी। टाइपिंग भी थी। हाँ, और इसमें था कि आपको डीवी कराना है, बस पेपर निकला हुआ, नौकरी मिल गई। जी सर। चलो, तो आप दौड़ के बारे में फिर मतलब दौड़ कर लिए। हाँ, तो आप एमएड मतलब छोड़ दिए कि कर रहे हैं? नहीं सर, एमएड छोड़ना पड़ा, क्योंकि 4 सेमेस्टर होते हैं और एक ही हो पाया था। अच्छा, एक ही पड़ा था। तो इसलिए फिर एमएड हमने ड्रॉप कर दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। चलो ठीक है। तो आप थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि फैमिली आपकी कैसे है, कैसे इनकम का सोर्स था, तैयारी कैसी? फैमिली बैकग्राउंड में सर, अब वो अपना जो पारंपरिक व्यवसाय है प्रजापति का, कुमार का, पिताजी वही अभी हमारे यहाँ वो काम अच्छा है सर। अब वो है कि जैसे ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे हैं, हम मॉडर्नाइज उसको नहीं कर रहे हैं आधुनिक तकनीकी से। अगर उसको आधुनिक तकनीकी से करें वो तो, लेकिन अब वो क्या है कि जब उतना अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए हैं, तो चलता है उससे, उसी से हम पले हैं, उसी से बढ़े हैं सर, तो उसकी हम निंदा तो नहीं कर सकते। अच्छा काम है ये हमारा फैमिली। और रही बात खेती वगैरह की, तो अपने पास मतलब कुछ विरासत कुछ नहीं है। विरासत नहीं लेती, हाँ, मतलब परिस्थितियां अनुकूल ही थी। परिस्थितियां हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, उससे सीखे, हम उससे आगे बढ़े, बस यही है। और रही बात पैसे की मैनेज करने की, तो हम 4 भाई हैं सर। 4 भाई मेरे घर में नहीं, मेरे गांव में ये मेरी दूसरी नौकरी है। और घर में मेरे कोई अभी तक सर सरकारी नौकरी 10th नहीं पास है। मतलब बताओ, जहाँ घर में कोई 10th पास नहीं है, वहाँ जो है एक सरकारी नौकरी देना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और गांव में सरकारी मतलब दूसरी नौकरी। हाँ, गांव में सरकारी नौकरी, दूसरी सरकारी नौकरी है। और एक हमारे जो जिनकी है सर, वो अमित है, वो एक कोरी समाज का है लड़का, उसने हमको भी गाइड किया था। तो हम थोड़ा पढ़ाई में आगे निकले थे। ठीक है, चलो। वो सीआरपीएफ में है। सीआरपीएफ में आगे बात करने वाले हैं। जैसे अब 2024 की वैकेंसी है, 25 की जो है वैकेंसी 32,000 है वैकेंसी ग्रुप डी का। 22,000 फिर आई है। फिर अब ये जनवरी 2026 में 22,000 फिर आने वाली है, तो 32,000 है, उसका एग्जाम भी चल रहा है। तो आप इन बच्चों जो आने वाले हैं, जो पेपर देंगे, भर्ती मतलब होंगे, तो उनके बारे में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि हाँ मतलब कैसे तैयारी करें, कैसे एक ही बार में सफल हो जाए? देखिए, अगर वो तैयारी किए हैं, जाहिर सी बात है, फॉर्म भरे हैं तो इसी मन से भरें, जॉब लगे, तैयारी करें, पढ़ें। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी तैयारी है पेपर दें, सीखें। एक बार में सब सिलेक्शन, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होगा, भगवान चाहे हो जाए एक ही बार। मैं कम से कम 25 एग्जाम दिया हूँ, एसएससी दिया, एमटीएस दिया, सीजीएल दिया, मतलब एसएससी के सारे एग्जाम देते रहे। और आईबी का एग्जाम होता था, यूपी में लेखपाल, वीडियो, ये सारे एग्जाम, कितने सारे एग्जाम दिए, असफलता। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक ही बार में सफल हो जाओगे, ये मतलब कोई श्योर नहीं है। हो जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम दो, सीखो, और एग्जाम में गलती मत करो। जो गलती आपने एक बार कर दी, अगर उसको दोबारा कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप पे थू करो। मैं सीधी बात बोलता हूँ सर, अगर आप एग्जाम में सीखे हो, और जो चीज सीखे हो, और तुम्हें रियलाइज होना चाहिए चीज की हाँ यहाँ मैंने गलती की, तब तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। उसको दूर कीजिए, उसको जो है अब अगले एग्जाम में हाँ नहीं होने देंगे, नहीं होने दीजिए, अपने ऊपर
सुधार करें, सुधार करें और कभी भी तुक्के के चक्कर में ना पड़े, करना क्योंकि कोई मतलब नहीं कोई होता। मतलब आप सोच रहे हैं कि तुक्का मार दे हो जाए, नहीं होगा, माइनस मार्किंग भी माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। और उसके बाद सर क्या है कि वो उसमें नॉर्मलाइजेशन मतलब जितना आप गलत किए रहेंगे जितना ज्यादा, और रेलवे का फार्मूला परसेंटाइल पे है, परसेंटाइल अगर आप ज्यादा गलती करते हैं तो परसेंटाइल आपकी अफेक्ट करती है, कम सीधी अफेक्ट सी बात करेगी, है। हाँ कम हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि जैसे आप अभी ग्रुप डी में चयनित हैं, वर्किंग हैं, तो आप मतलब साथ साथ कहीं तैयारी और कर रहे हैं कि बस? जी जी सर, पोस्ट मेरी अच्छी है, स्टेशन अच्छा मिला है, दिन भर कोई काम नहीं रहता है, 12 घंटे आप खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था लेके चले जाओ, क्योंकि आना मुश्किल रहता है। स्टेशन से आप हट नहीं सकते हो, स्टेशन के आप 100 मीटर के रेंज में रह सकते हो, क्योंकि गाड़ी कब आएगी हमें नहीं पता होता है, वो स्टेशन मास्टर को पता होता है। हम सिर्फ सिग्नल देख करके, सिग्नल का एस्पेक्ट देखते हैं, ग्रीन है तो मतलब गाड़ी आ रही है, उतने टाइम में अलर्ट अपने आप को अलर्ट कर लेना है। तो आप 100 मीटर के रेडियस में हैं तब तो ठीक है। तो 12 घंटे की ड्यूटी है, आप पानी खाना सब लेके आराम से जाइए, और वीआईपी व्यवस्था अपने आप बना लीजिए, वहां पे कोई दबाव नहीं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप काम कीजिए, ज्यादा काम नहीं, आप कोई नहीं बोलेगा। बुक्स लेके जाइए, बिल्कुल क्लास खरीद लीजिए, बिंदास पढ़िए, मोबाइल वगैरह में अपना क्लास दे सकते हैं, बुक भी पढ़ सकते हैं, बुक भी पढ़ सकते हैं, मतलब तैयारी करने का समय होता एकदम है। बहुत अच्छा, पैसा कोई टेंशन नहीं है। 31 तारीख 30 तारीख को सैलरी खाते में गिरनी है, सुबह सोते रहोगे 6 बजे, तो चुपचाप भाई मैं तो यही कहता हूँ कि अगर ग्रुप डी में है पढ़ना तो पढ़िए। और मैं अभी सर पढ़ रहा हूँ, अभी केवीएस का एग्जाम में लगा हुआ था तो उसको देने में आया था, दिया हूँ। और टीचिंग मेरा मतलब एम है कि टीचिंग मतलब टीचिंग लाइन में जाना, लेवल 7 की एक जॉब ले लूँ, उसके बाद फिर थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ, क्योंकि तो आपको हम सैलरी स्लिप दिखाएंगे, वो भी एक शॉर्ट वीडियो में, इसके बाद आपको दिखा देंगे सैलरी स्लिप क्या होती है, लेटेस्ट जो होता है वो। तो इस वीडियो में इतना ही। हम जो है अगले इंटरव्यू में किसी दूसरे सिलेक्टेड कैंडिडेट का, जैसे ट्रैकमैन हो गया, कोई असिस्टेंट फाइटमैन पंचमैन है या किसी अलग पोस्ट पर है, तो हम जो है उनका इंटरव्यू कोशिश करेंगे रिकॉर्ड करने की। तो आप अभी जो आपका कमेंट होगा, जो डाउट वगैरह होगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो है उसको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, या ये भी मतलब आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे। जिस चीज आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। और वीडियो जो है एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं उनको सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, वर्किंग कैसे होता है, कितना प्रोसेस होता है, सबको पता चल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो ये मेरी जो सीरीज का पहला वीडियो था। अब हम इसी तरह जो है अलग अलग जॉब के बारे में जो है सिलेक्टेड पर्सन से इंटरव्यू लेते रहेंगे और कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को। तो आपका जो है इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जो है आप लोग भी बने रहिए, और सर बहुत अच्छे हैं, इनसे हमको बहुत सीख मिली है, और बने रहिए इनके चैनल पर। आप लोग ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। आपको भी, आप आगे तैयारी करते रहें और आपका जो पैशन है उसको फॉलो कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद है।